हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सब? क्या आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब? आज क्लास 11th का थर्ड लेक्चर होने वाला है और हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था और काफी लेट हो गया ये वीडियो को रिकॉर्ड करने में बिकॉज ऑफ टाइम कम था। लेकिन अब ये जैसे कि हमारे लगातार ये कंटिन्यूअसली वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी YouTube चैनल पे और सारे सिलेबस अब हम टाइम पे कंप्लीट करेंगे बिकॉज ऑफ रिजल्ट का वेट कर रहे थे। बहुत बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे हैं जो कि कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया है, उनके अच्छे स्कोर नहीं हो पाए हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड एग्जाम होने वाला है, उस सेकंड एग्जाम देके आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन चलो ये सब बातें हम डिस्कशन और भी करते रहेंगे। अच्छा रिजल्ट जिसका आया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया और प्रयास करे और मेहनत करे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट और आएगा। और ये जो 10th क्लास का रिजल्ट होता है वो ये बताता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ है ये आपका है, ये फिक्स हो गया है। मतलब ये सारा चीज एक तरह से आपके लिए ही है, कोई इधर उधर की मार्क्स बहुत ज्यादा आपको मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्लास 10th का। बट हाँ 12th का क्लास का काफी मतलब 12th का एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका रास्ता तय करेगा कि आपको किधर जाना है। ठीक है, और रही बात एक परसेंटेज थोड़ी सी 10th क्लास की बात करें, साइंस स्ट्रीम लेने के लिए आपको थोड़ा अच्छा परसेंटेज लेके आना होता है। बट ठीक है, सारी बातें हम बाद में करेंगे। और आज का जो लेक्चर है एकदम बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत जल्दी हम सिलेबस खत्म करेंगे, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये आपको वीडियो कब मिलेगा, तो 6:30 PM पे ये वीडियो मिल जाएगा। 6:30 PM पे क्या होगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। कब मिलने वाला है, कब वीडियो मिलने वाला है? ट्यूसडे को मिलेगा, थर्सडे को मिलेगा, ठीक है, सैटरडे को मिलेगा और साथ में अब हम संडे को भी वीडियो लेके आने वाले हैं। साथ में संडे को भी वीडियो हम लेके आने, भाई संडे को भी क्या होगा, वीडियो आएगा। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे 4 डेज आपका ये वीडियो मिलने वाला है। मतलब कि कब मिलेगा, 6:30 PM पे वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर? चलो ठीक है। और इसमें जैसे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं आपको बता दें, हमने अभी तक जो है सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे यूटी हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, या फिर आपके जब एग्जाम होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, वहां पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर से, साइंटिफिक नोटेशन से। तो वो सारे चीजें बेसिक और काफी हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा था, आपको एक बार दिखाया तो मैं, ये सारे हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, ये सब चीज मैंने पढ़ा दिया था, प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा दिया था, एरर के बारे में पूरा पढ़ा दिया था अच्छे तरीके से, अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा दिया था। तो बहुत सारी चीजें, मास और वेट के बीच में डिफरेंस तक पढ़ा दिया है मैंने कि क्या क्या डिफरेंस होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ये भी पढ़ा दिया था। ये सारे चीजें क्वेश्चन हमने बहुत तरीके से कर रखा है, ये सब चीज बहुत तरीके से क्वेश्चंस कर लिया है मैंने। देखो ध्यान से, ये बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को हमने 1 by 1 कवर किया और साथ में हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया, जिसका आपको पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बताया कि हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। हर टॉपिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है विद एग्जांपल्स वगैरह, जितने भी टर्म्स है हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज का लेक्चर से एक क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चन वैलिड है आपके एग्जाम में और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी दोस्तों को बोलना कि भाई यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको यहां पे पैसा नहीं ली जा रही है। ठीक है, चलो साथ में आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं जो लिखेगा वो नंबर लेके आएगा, जो जितना ज्यादा लिखेगा उतना ज्यादा नंबर स्कोर करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, चलो आते हैं, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और जो कि होने वाला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? हमें नहीं पता है कि सर क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सुनो, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, पहले सुनो फिर लिखो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए ना कुछ आपको लॉज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लॉ वो क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके जो जैसे मान लो कि कोई जैसे हमारा H2O2 हो गया, क्या बन गया, H2O बन गया। तो H2 से O2 से रिएक्ट करा तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये किसी ना किसी लॉज को फॉलो कर रहा होगा। अब किस लॉ को फॉलो कर रहा है सर? तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? सुनो ध्यान से,
whenever substance react they do according to 5 basics law। 5 basics law के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है। 5 बेसिक्स, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, क्या 5 बेसिक्स लॉ से ही, लॉ के बेसिस पे ही रिएक्शन होता है। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी। इसके बाद से बोला दीज लॉ आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो जो 5 लॉज है ना, वो जो 5 लॉज है ना, जो केमिकल्स रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, या फिर उसके बेसिस, अरे ब्लर क्यों हो रहा है, उसके बेसिस रिएक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? अच्छा सा समझ में आए। थोड़ा सा अगर वीडियो ब्लर हो रहा हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, है ना। चलो इसके बाद से अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा तुमको केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने क्या समझाया कि अगर मान लो कोई ए रिएक्टेंट है और बी कोई प्रोडक्ट है हमारा, तो ये जो प्रोसीजर जो चल रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो किसी ना किसी लॉज को फॉलो कर रहा होगा। अभी किस लॉ को फॉलो कर रहा होगा वो आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन हमें 5 बेसिक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शंस होता है। उन्हीं रिएक्शंस को, उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हाँ जी, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, दो कंबाइन हो रहे हैं देन प्रोडक्ट बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा समझ में आ गया सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ऊपर में ही बता दिया कितने, 5 टाइप्स के होते हैं, 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अगर बात करूं मैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम क्या बताएं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास होता है लॉज ऑफ कांस्टेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शनल। याद रखना, लॉज ऑफ क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं इसको। दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हो। याद रखना, दोनों नाम आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए। ठीक, ओके। इसके बाद से आता है तीसरा, हमारा आता है लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ क्या होता है, मल्टी प्रोपोर्शन आता है। अच्छा सर, ये लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या होता है? 1 by 1 सब कुछ बताऊंगा, बस 1 by 1 सब कुछ, एकदम पूरा, एकदम टू द पॉइंट, चीजों को एकदम बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तीसरा अगर बात करें, थर्ड की बात करूं मैं, क्या होता है, गे लुकास लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई बच्चा नीट और जेई की तैयारी कर रहा हो, अगर कोई बच्चा नीट और जेई की तैयारी कर रहा हो, इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट तो सब चीज है, ऐसी बात में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा एवोगाड्रोस लॉ। पांचवा हमारा, 4th नंबर हमारा क्या आएगा, 4th नंबर क्या होगा, यहां पे एवोगाड्रोस लॉ हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो हमारा 4th नहीं 5th हो जाएगा। क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, ये हमारे पास 4th हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 5th हो गया। क्या होता है यहाँ पे, एवोगाड्रोस लॉ। ये 5 जो लॉज है ना, ये सारे रिएक्शन में कोई ना कोई मिलेगा आपको। और ये लॉज किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें पता चले कि ये रिएक्शन जो दिया हुआ है वो इस लॉज को फॉलो कर रहा है, सब चीज 1 by 1 समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आ गया, चलो सोचना शुरू करो, बोलना शुरू करो साथ साथ में। पहली बात क्या बोलोगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्या बोलोगे, 5 होते हैं। अरे बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो साथ साथ में बोलो। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलोगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या करोगे, डेफिनेट प्रोपोर्शनल बोलोगे, या फिर लॉज ऑफ कांस्टेंट बोलोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या बोलोगे, लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, क्या बोलोगे, लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन बोलोगे। चौथा क्या बोलोगे, गे लुकास लॉ। पांचवा क्या बोलोगे, एवोगाड्रोस लॉ। अभी याद हो गया ना, देखो ऐसे ही याद करवा दूंगा बेटा, यहाँ पे ये ऐसे ही सब चीज याद करवा दूंगा। यहां तक समझ में आ गई? आ गई तो थोड़ा और आगे बनते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट प्लीज ले लें। ओके ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसमें समझते हैं। पहला हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, लेकिन यहां पे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे और पूरी तरह चलेंगे। पहली बात तो ये लॉज किसने प्रपोज किया भैया, तो एंटीज लोमनियस ने, क्या वो 1789 में इसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये हमारा क्या होता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में? नहीं, ये एग्जाम में आपके नहीं आते, ये आपके एग्जाम में नहीं आए। मैं साथ साथ में ये भी बताता जाऊंगा कि कौन आपके एग्जाम में आएगा, कौन से आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टॉपिक सारे। ठीक है, ओके।
तो क्या बोलता है, अब यहां से शुरू करते हैं, क्या बोलता है, सुनो मेरी ध्यान से, एक एक लाइन को समझाऊंगा तरीके से। बोला इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय व्हेन कैन ओनली कन्वर्ट वन फ्रॉम टू मैटर इन द अनदर फ्रॉम। अच्छा सर, ये क्या कह रहा है? देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, बहुत आराम से, बहुत तरीके से। क्या बोला है ये कि जब हमारे क्या होता है, पहली बात बोला है कि कोई मैटर होता है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड, उसको क्रिएट आप नहीं कर सकते हो, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किस में? इन केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन में। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये शब्द क्या कहना चाहता है? ये शब्द ये बात बोल रहा है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, और जब रिएक्टेंट जितना उतना प्रोडक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंजर्वेशन, सॉरी, लॉज ऑफ केमिकल कंजर्वेशन बोलेंगे। बात समझ? मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास क्या है, प्रोडक्ट का है। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। उससे क्या बोलेंगे हम बेटा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ क्या होगा, ओनली वन कैन बी कन्वर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम मैटर। मतलब एक मैटर से दूसरे मैटर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे ही वो प्रोडक्ट बना, वो प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो जाती है। वो प्रॉपर्टी पूरी तरह क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल समझो, एक एक चीज पूरा डिटेल में, जैसे मैंने बोला एक एक चीज पूरे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहली बात मैं क्या बोलूंगा, अगर हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, H2 है, ये किसके फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। O2 है, किसके फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। क्या बन गया ये, वाटर बन गया। क्या बन गया ये, वाटर बन गया। किस में हो गया, लिक्विड के फॉर्म में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। अच्छा, जो बेसिक आपने नहीं देखा है, जाके वीडियो को बेसिक्स देख लेना, ठीक है ना। और बोलोगे सर इससे भी बेसिक आप पढ़ाओ, जरूर पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप देखो ध्यान से, ये किस में है, गैस के फॉर्म में है, ठीक है। ये किस में है, गैस के फॉर्म में है। लेकिन ये किस में है, लिक्विड के फॉर्म में है। किस में है, ये लिक्विड के फॉर्म में है। अच्छा सर, तो देखो ध्यान से, यहां पे स्टेट भी चेंज हो गया। यहां पे क्या हो गया, स्टेट भी चेंज हो गया। और यहां पे आप देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, ये H2 है, वो O2 है। अब क्या बन गया, ये H2O2 बन गया। मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। अच्छा सर, ये भी कंपाउंड है। देखो, इसे हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब ये सर बोलोगे, सर एलिमेंट कैसे बोल सकते हैं? एलिमेंट का मतलब एक ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूं मैं चीजें। देखो, ये क्या होता है, एक तरह से एलिमेंट भी होते हैं। क्या होते हैं, ये एलिमेंट भी होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो इस तरह से नहीं मिलता है एनवायरमेंट में। कैसा मिलता है, H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलता है। ऑफकोर्स किस में मिलेगा, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा। आई नो दैट कि किस में मिलेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन है क्या, ये एलिमेंट का ही पार्ट है। ये बेसिकली एलिमेंट ही है, ठीक है। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे भाई, बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, बस इतना समझना, ठीक है। बट कोई नहीं, यहां पे देखो, इसके जो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टी से टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इतना याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, यहां पे आके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा, मतलब ये क्या कहना चाहता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन लो मेरी बात ध्यान से। ये बोलता है, ये बात से यहां से मैं समराइज कर देता हूं, मैं बोलेगा मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। अच्छा सर, यही बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल, यही चीज तो बोल रहा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बात बोलता है। अब सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, आप इसे सर आप प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना है और सब्र करना है, क्योंकि ध्यान और सब्र दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब जैसे मान लो ध्यान से, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 1 मोल है। समझ मेरी बात ध्यान से, अच्छे से समझना। क्या बोला, यहाँ पे H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, O2 है। यहाँ पे लेकिन देखो ध्यान से 2 हाइड्रोजन है बट 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या है ये, अनबैलेंस्ड है। क्या ये अनबैलेंस्ड है। जब ये अनबैलेंस्ड होता है
जो अनबैलेंस्ड होता है, तो कभी भी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड में नहीं रखते हैं, याद रखना, कभी भी रिएक्शन को अनबैलेंस में नहीं रखते हैं, उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए आपके 10वीं क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप समझो मेरी बात ध्यान से। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 2। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक मेरी बात समझ में आपको आई? अच्छा, तो ठीक ठीक, अब समझो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे। अब मेरी बात समझो, मास कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक और चीज सुनो ध्यान से। यहां पे बात करें तो कितना हमारे पास है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं H2, तो कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जैसे ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। और कितना ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 32 हो जाएगा। ठीक है, बात हमारी। अभी आपको ऐसे ही लिखना है, प्लीज ध्यान समझो। अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 2 होगा। अगर ये 4 हाइड्रोजन होगा, मान लो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको भी क्या करोगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो भाई, फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। अगर नहीं समझोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। देखो, मैं आपको ये समझ रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि वो बच्चा पढ़ ले। देखो मैं बताता हूं, सिर्फ टॉपर बच्चा ना पढ़े मेरा वीडियो, वैसा बच्चा पढ़े जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है भाई केमिस्ट्री में क्या होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला, वो बच्चा अगर पढ़ता है तो उसको भी समझ में आ जाए, ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बहुत बेसिक भी पढ़ाएंगे। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, 2 है तो यहाँ पे 2 लेंगे भी, यहाँ पे लगा देंगे एक ब्रैकेट लगा देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने, अच्छा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया हमने। अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, यहां पे भी देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, ये 2 होगा। ठीक है, अच्छा 2 होगा, ये 2 सब में मल्टीप्लाई होगा। देखो ध्यान से, ऐसा आप पढ़ते हो ना, जैसे मान लो 3x प्लस का 4 है, ऐसा समझो। तो ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब सब पे मल्टीप्लाई हो, क्या होगा, 6x हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। वैसे ही अगर 2H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब में मल्टीप्लाई होगा, मतलब H4। अब H4 तो ऐसा कभी लिखा नहीं जाता है, H4 ऐसा कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे O2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी लिखा नहीं जाता है। आपको हमेशा लिखने को कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल सा साधारण सा शब्द है इसको कैलकुलेट करने का। कि आप देखो हाइड्रोजन कितनी है, पहले तो इसको क्या करोगे, ये 2 लिखोगे, यहां ब्रैकेट दोगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 दे दोगे। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर नेक्स्ट वाले कार्बन पे जाओगे, क्या लगाओगे यहाँ, मतलब नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाओगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे जाओगे, क्या लगा दोगे, यहाँ पे प्लस लगा दोगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ। एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। एक सेकेंड बस। वो किधर गया, ओ भाई, ओ एक सेकेंड रुकिए प्लीज। ओके, ठीक है, समझो ध्यान से। चलो मैं इसको हटा देता हूं, मैं ये बाद में कर लेंगे, इसको हटा देता हूं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे। तो अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 1 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस 16 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब इसका देखो 2 इंटू ये 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड कर देखो, इसको ऐड किया कितना मिलेगा आपको,
36 मिल जाएगा। इसको आप ऐड करो तो 2 इंटू 16 2 जा कितना होता है, 16 2 जा कितना होता है 32 होता है। अरे ये कितना हो गया भाई, ये 18 एक सेकंड, क्या लिख रहा हूं मैं, 16 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 2 जा कितना होगा 36, ये भी कितना हो गया 36। आप यहां पे ध्यान से देखो, आप यहां पे ध्यान से देखो कि जितना रिएक्टेंट का मास है, देखो जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही क्या है, प्रोडक्ट का भी मास है। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो फटाफट देखो। अगर ये आपको दिख रहा है इसका मतलब ये समझो कि ये क्या बोला था, ये बोला था, यहां पे ध्यान समझो, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। एक दो मतलब इसका दो डेफिनेशंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट्स नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर ये बोल सकते हो कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हो मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखोगे यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट अभी लिखाया था ना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ, होता है कि नहीं होता है। अब जब ये होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। अब यही देखो ध्यान से, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से जब आप रिएक्शंस लिखते हो, जब आप बैलेंस करते हो, तो याद रखना वो हमेशा जो होगा वो हमेशा इसी लॉस को फॉलो करेगा। चाहे कोई भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखो, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बढ़ा दोगे या फिर कम कर दोगे, जैसा वैसा रहेगा। रिएक्टेंट का बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट का भी बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कम करोगे प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का मास। समझ में आ रहा है, मतलब ये चीजें इसमें फंडामेंटल फिट होती है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट बताइए। देखो ये चीजों को आपको अच्छे तरीके से बारीकी से समझना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखो डिटेल में चला जाता हूं मैं, और अच्छी भी बात है डिटेल में अगर जाना तो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आई होप आपको समझ में आ गया। और सिर्फ रटो मत प्लीज, मैं हमेशा से बोलता हूं केमिस्ट्री को रटना नहीं है बल्कि समझना है। कुछ चीजें हैं जो उसको आपको याद करना जरूरी है। देखो मैं हमेशा से बोलूंगा कम से कम मिनिमम 30 एलिमेंट्स तो आपको याद होना चाहिए, कम से कम आपको 30 एलिमेंट्स याद होना चाहिए। 30 एलिमेंट्स में मैं एक बेसिक क्लास भी लेके आऊंगा, बहुत बेसिक क्लास, ठीक है, जो 9th 10th को क्या करता है आपको बताएगा। देखो 30 एलिमेंट्स में आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पहली बात तो एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल भी पता होना चाहिए, और एटॉमिक मास निकालना आपको सिखा दूंगा, एटॉमिक मास आपको निकालना सिखा दूंगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। बात में अगर आपको एलिमेंट का नाम याद नहीं है तो कंपाउंड कैसे बना पाओगे, कंपाउंड नहीं बना सकते तो उसमें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल दोगे, एटॉमिक मास नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाओगे। तो सब एक दूसरे के रिलेट करते हैं। तो प्लीज आप लोग क्या करना, कम से कम एलिमेंट याद कर लेना, उसका एटॉमिक नंबर याद कर लेना। मैं आपको जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता के जाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं मोल कॉन्सेप्ट में ये सारा चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करके चलते जा रहे हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट पूरा नीट और जे लेवल का पढ़ाया जाएगा, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और देखो आपके बहुत क्वेश्चंस कम मिलेंगे। मैं सच बताऊं कि आपके एक स्कूल के एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट से बहुत 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जेईई में और नीट में काफी इंपॉर्टेंट होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन हमारे पास आया भैया, इसी के क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए भाई। एक हमारे पास देखो मैं एसोसिएशन रीजन दोनों करा रहा हूं, एसोसिएशन रीजन भी करा रहा हूं और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट भी करा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या बोला है यहाँ पे, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटेड गिवन द 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, applying the law of conservation of masses and calculate the mass of calcium oxide। आहा क्या मस्त क्वेश्चन है, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है। जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझा है वो इजीली इस क्वेश्चन को कर लेगा। क्या बोला हमारे पास कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा सर, हाँ जी बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और इससे क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट करें, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इसको अनहीटेड हीट किया हमने, तो दे रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, 44 ग्राम दे रखा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एंड x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, ये x ग्राम क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। अप्लाई लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या फॉर्मूला बनता है, तो बोलता है मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोलेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट
मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? अब मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 10 ग्राम हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है सर। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, तो 44 ग्राम एक दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे x ग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साथ में आपको x ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये 100 ग्राम होना चाहिए, 10 ग्राम कैसे कर दिया, 100 ग्राम होना चाहिए, बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई भाई, 100 ग्राम कर लेना, 100 ग्राम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अब मेरी बात देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या होगा, 100 ग्राम होगा। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो 100 ग्राम में से 44 ग्राम को जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 4 जा 9, 56 ग्राम, ये क्या हो गया हमारा x आ गया। यही तो आंसर चाहिए था। x कितना है, अप्लाई लॉस कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड का मास चाहिए था, कैल्शियम ऑक्साइड का मास है कितना, 56 ग्राम। सिंपल है कि नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट, ब्लर मत करो प्लीज भाई, कैमरा महाराज, कमरा कमरा कह रहा हूँ, कैमरा महाराज, कैमरा जी। चलो ये समझ में आया क्या आपको मेरी बात, जल्दी बताओ फटाफट। एकदम इंटरेस्टिंग चीज है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में आया कैसे हमने खेल किया। चलो अगर ये खेला अगर समझ में आया, देखो ये गलती हो गई थी, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, इसको हीट किया हमने तो इससे हमें क्या मिला, 44 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और इससे हमने बोला यहाँ पे कि अप्लाई लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है और साथ में क्या निकालना, हमें कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे निकाल दिया है, सॉल्व कर दिया, ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया, कुछ क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ H2 react with this 16 ग्राम ऑफ O2 to give 18 ग्राम ऑफ H2। क्या ये असर्शन सही है या फिर गलत है, इसको थोड़ा हम प्रूफ करके देखें। हाँ जी सर, प्रूफ करके देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में क्या ये हमारे लिए सही है या फिर गलत है। फटाफट हम इस चीजों को देखेंगे, ठीक है, फटाफट इस चीजों को समझेंगे। अब मेरे पास 2 ग्राम ऑफ H2, मतलब जो H2 है हमने कितना लिया है, 2 ग्राम लिया है, कितना ग्राम लिया है, 2 ग्राम लिया, अच्छा ठीक है। जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम O2 के, तो कितना लिया है, 16 ग्राम लिया हम। क्या होगा भैया हमारे पास, ये H2O फॉर्म कर रहा है, कितना फॉर्म कर रहा है, 18 ग्राम फॉर्म कर रहा है। अच्छा सर, तो क्या ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी बताओ, ये सही बात है कि नहीं बात है, मुझे बताओ। जब इसको भी आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 18 ग्राम मिल जाएगा, जल्दी बताओ। और 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया, मतलब क्या फॉलो किया है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है। किसका मतलब ये असर्शन क्या है, सही है, ये असर्शन क्या है भाई, सही है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ो, रीजन की बात करें, क्या इसका रीजन मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये रीजन ये सही है कि नहीं है, क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ध्यान से बोल रहा है क्या, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखना, अगर ये केमिकल रिएक्शन ना दे, अगर ये केमिकल रिएक्शन क्या करे ना, नहीं देता है और फिर लिखता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसा लिखता है, तो याद रखना वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहां पे केमिकल रिएक्शन होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब क्या बोला है, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ये सही बात है। क्या ये एक को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ऊपर भी हम क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि इसका बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अरे यहाँ पे नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन का है, गलत है ये। यहाँ पे हाँ लिखना है, ये वाला सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे कि असर्शन और रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर इज ये सही है भैया। आंसर कौन है? सी वाला सही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? देख लो फटाफट देख लो, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? मतलब हर टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ, साथ में हम अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे और मैं आपको बताए तो मैं यूटी से मेरे पढ़ाए हुए से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी स्कूल से हो। ठीक है, किसी भी स्कूल से हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद से बात करते हैं हम
लॉज ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो शुरू करें। क्या पहला समझ में आ गया? दूसरी की बात करते हैं, फटाफट समझते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है? तो इसका मतलब समझो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि द सेम कंपाउंड, हमारे पास सेम कंपाउंड होगा, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट एंड कंबाइन द फिक्स रेशियो बाय मास। हमेशा वो फिक्स रेशियो बाय मास में आपको मिलेगा। अब ये क्या है सर? ये समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कह रहा है कि अगर सेम कंपाउंड हमारे पास है, सेम कंपाउंड है हमारे पास, जैसे हमने वाटर मान लिया, क्या माने? वाटर। तो वाटर चाहे नाली का पानी हो या फिर सी वाटर हो या फिर कहीं का भी पानी हो, पानी होना चाहिए, मतलब H2O तो होनी चाहिए। मतलब कोई भी पानी है, मतलब क्या है? वो H2O है, ठीक है। चाहे वो मिनरल वाटर हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे समंदर का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, कहीं का भी अगर पानी होता तो पानी ही तो है। इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? H2O प्रेजेंट है। क्या है? H2O प्रेजेंट है। तो इसका जगह कहीं पे भी हो, इसका जगह कहीं पे भी हो, इसका जो रेशियो बाय मास होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा। इसका रेशियो बाय मास क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। सर अभी भी समझ में नहीं आया? चल ठीक 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 ठीक, ओके ओके, मैं तरीके से समझा रहा हूं, प्यार से समझ, प्यार से, एकदम प्यार से। क्या प्यार से? पहले एग्जांपल लेंगे फिर समझाएंगे। जैसे मान लो हमने वाटर ले लिया, ठीक है, समझ ध्यान से। अब यहां पे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एटॉमिक मास तो 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। समझो ध्यान से मेरी बात। अब यहां पे क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अलग लेंगे और रेशियो की बात कर रहा है, ऑक्सीजन को अलग लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? एक ही है तो 16 लिख देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो क्या होगा? 2 रेशियो कितना हो गया? 16 हो गया। अब ये जो हमें मिलेगा, ठीक है, इसको अगर कैंसिल आउट करूं मैं तो क्या मिलेगा? 1:8 मिल जाएगा। अब याद रखना, दुनिया का कोई भी वाटर हो, वो हमेशा 1:8 में ही मिलेगा। वो हमेशा क्या मिलेगा? 1:8 में ही मिलेगा आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही चीज यहां पे बोल रहा है कि अगर द सेम कंपाउंड हो, ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, हमेशा वो सेम एलिमेंट अगर कंटेन कर रहा हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा? सेम का, अरे ब्लर फिर हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे सेम कंपाउंड फॉलो कर रहा है, तो हमेशा क्या बोल रहा है यहां पे कि कंबाइन द फिक्स रेशियो बाय मास। ये जो कंबाइन होगा H2O2 जो बनेगा वो हमेशा इसी रेशियो में क्या होगा? कंबाइन होगा। इसी रेशियो में क्या होगा? कंबाइन होगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे हैं, जैसे NH3 हमारे पास है, तो नाइट्रोजन हमारा कितना होता है? एटॉमिक मास 14 होता है, और हाइड्रोजन कितना है? एटॉमिक मास 1 इंटू कितना होता है? 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा भैया हमारे पास? 14:3। इसका मतलब अमोनिया कोई सा भी अमोनिया है, मतलब NH3 होना चाहिए, सेम कंपाउंड होना चाहिए, तो इसका क्या होगा? फिक्स रेशियो बाय मास होगा। इसी को बोलते हैं हम लॉज ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शनल। इसको क्या करते हैं? हम बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कोई सा भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चाहे तुम धरती पर रहो, चाहे तुम पानी में रहो, चाहे तुम कहीं पे भी जाओ, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां पे है, इसका मतलब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका रेशियो बाय मास कितना होगा? 3:8। क्या होगा? 3:8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरमेंट में मिलता है उसका जो रेशियो होता है, उसका जो कंपाउंड का रेशियो होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होता है बाय मास, वो कितना होता है? 3:8 होता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते और आगे सीखते हैं, समझते हैं आगे, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। अरे ये तो बहुत ऊपर चला गया, चल कोई बात नहीं, आगे बात में इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी तरह। चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के। क्या ये हमारे समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ, क्या आपको ये समझ में आ गया? लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? क्या आपको समझ में आया? अब जल्दी जल्दी एक चीज और समझना है आपको, जल्दी जल्दी एक चीजें और समझना है, फिर हम क्वेश्चन पे दास्ता देंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट हमारा है तीसरा, थर्ड, लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन। इसको तो बहुत तरीके से समझाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा, फील आएगा और भी, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लॉज ऑफ डेफिनेट, या फिर क्या करेंगे? डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलेंगे, या फिर लॉज ऑफ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर बात समझ आ रही? लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन क्या होता है? ये आपके एग्जाम में मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखो क्या बोलता है, बोला है इट स्टेट दैट टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स, सुनो मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। क्या बोल रहा है? टू एलिमेंट्स, अरे ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड, गुरु 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 गुरु, ओके ओके ओके, ठीक है। क्या हो रहा है? सुनो ध्यान से मेरी बात। क्या बोला था? इट स्टेट दैट टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन
फ्रॉम देन कंपाउंड, वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बनाएंगे। दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फिर क्या बोला, द डिफरेंट masses of the element, the different mass, जिसके different masses हो उसमें one element that combine with the fixed mass of the other element are in the simple whole numbers ratio। क्या बोल रहा है सर, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सर समझ में नहीं आया तो लो भाई आजा समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या CO2 है। कहना क्या चाहता है यहां से समझा दूंगा मैं। हमारे पास क्या है, CO2 है एंड क्या है भाई, CO है। देखो ये जो कार्बन कंपाउंड है ना, ये क्या क्या बना सकता है, ये इससे ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, और कार्बन से एक मोलर ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, एक कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अब जो चीज वो बात बोला है ना, उस बात को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे देखो कार्बन है, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे क्या, ऑक्सीजन है। समझना मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो यहां पे पहले से देखो, अगर मैं बोलूं इस कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो क्या बोलोगे, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ जल्दी से, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पे 12 हो गया। इसके पास कितना होता है, इसके पास कितना होता है, ऑक्सीजन के पास 32 हो जाएगा। क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्या मिलता है, 32 एटॉमिक मास मिल जाता है। किसका, O2 का। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, एटॉमिक मास कितना होगा, 12। इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 16 हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। समझना मेरी बात ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहां पे बोला है, एक एक लाइन हम समझाऊंगा, सुनो ध्यान से मेरी बात। क्या बोला है, स्टेट दैट द दो एलिमेंट है जो कि कंबाइन हो रहा है फ्रॉम द कंपाउंड। तो कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड बना, दो एलिमेंट कंपाउंड हो गए, कंपाउंड बना दिया। दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड हो गया, मतलब क्या हो गया, दो एलिमेंट मिलकर क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। क्लियर, एक एक लाइन को समझा रहा हूं ताकि आपको मजा आ जाए, फील आ जाए। इसके बाद से क्या बोला है यहाँ पे, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि यहाँ पे देखो डिफरेंट मासेस की बात बोल रहा है। मतलब देखो, ये देखो सेम मास है, ये भी क्या है, सेम मास है। तो ये जो सेम मास है इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको मैं हटा दूंगा। और जो डिफरेंट मासेस है ना, जो डिफरेंट मासेस है, मतलब यहाँ पे O2 है, क्या है, O2 है और O है, इनका रेशियो बाय मास निकाल दूंगा, और वो हमेशा फिक्स रेशियो ऑफ होल नंबर में होगा। मतलब ये कितना होगा, 32, और ये कितना होगा, 16 हो जाएगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फिक्स रेशियो बाय मास होल नंबर में होगा। वही बात यहां पे बोल रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या बोला, वन ऑफ द एलिमेंट द कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द स्मॉल होल नंबर्स रेशियो, स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो देखो होल नंबर रेशियो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी बात समझो, होल नंबर रेशियो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, CO2 ले लिया, मतलब एक कार्बन, ये कार्बन हमारा क्या है, सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट दोनों से होना चाहिए। ठीक है, तो सेम एलिमेंट लिया, सेम एलिमेंट लिया, सेम एलिमेंट लिया, मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना। इससे हमने क्या निकाला, आपने देखा, इसका भी मास निकाला, इसका भी मास निकाला, और जिसका सिमिलर है, जिसका क्या है भाई, सिमिलर है, उसको हमने साइडलाइन कर दिया, और जो डिफरेंट है उसका रेशियो बाय मास निकाल दिया, रेशियो वाइज मास निकाल दिया। और ये क्या होगा, हमेशा सिंपल होल नंबर्स में होगा। ये क्या बोलता है, लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, मतलब कि एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा हो। देखो ध्यान से, एक एलिमेंट कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन। अब याद रखना लॉज, यहां पे मल्टी प्रोपोर्शन में याद रखना, कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पहली बात क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम अगर एलिमेंट हो रहा है, सेम अगर एलिमेंट है, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो वो लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कुछ चीजें बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर इसको हम अच्छे तरीके से और भी डिफाइन कर दूंगा मैं। मुझे पता है कि आप लोगों को हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, है ना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाता है, धीरे धीरे सब चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे पहला क्या बोला, अगर लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन होना है तो क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आइसोटॉप्स आता है, कोई भी आइसोटॉप्स आता है, तो याद रखना वो लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। अगर कोई आइसोटॉप्स आता है तो लॉज ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। ये आइसोटॉप्स क्या होता है, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा उसका भी। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर डिफरेंट एलिमेंट आता है, क्या आता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट आता है
तो डिफरेंट एलिमेंट में, मतलब डिफरेंट एलिमेंट का मतलब समझते हो, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, यहां पे CO2 लिया था, यहां पे CH4 ले लिया। अब देखो कार्बन तो यहां पे क्या है, कार्बन हमारे यहां पे सिमिलर है, लेकिन ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट जो होता है वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा लॉज ऑफ मल्टीपर्पोर्शन को, मल्टीपर्पोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, काम की चीज है ये, जो बताता हूं मैं काम की चीज बताता हूं, की पॉइंट है, क्या है, की पॉइंट है, इस की पॉइंट को एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आओ थोड़ा सा इसको हम समराइज करते हैं, मल्टीपर्पोर्शन को थोड़ा सा तरीके से और भी जानते हैं। क्या बोलता है, देखो मैं हमेशा से बोलता हूं, भले ही तुम्हें लगे कि भाई ये टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इसको बार बार आप क्यों समझा रहे हैं, देखो समझाने का कोशिश ये है ताकि बच्चे इजी वे में समझ जाए। देखो मेरा हर तरीका, बहुत सारे तरीका है पढ़ाने का। देखो एक होता है कि बच्चा किस वे में समझना चाह रहा है, उस वे में मुझे समझाना होता है। अब आप जो है, जैसे मान लो कि मैं इमेजिन ये कर पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये वीडियो को देख रहे हैं जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं आती है, तो उनको बार बार समझना होता है, बार बार समझना होता है, ठीक है ना। तो वो फील मैं इसलिए दिलाता हूँ ताकि सोचे कि ये ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, वो फील यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में कोई चीज चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, सारी चीजें ना बहुत तरीके से समझेंगे, बहुत तरीके से क्या करेंगे भाई, यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक बार और फटाफट एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। इज स्टेट दैट द टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन द कंपाउंड। जब हमारे दो एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा सर बिल्कुल सही बात बोला द डिफरेंट क्या होना चाहिए, मासेस, मास डिफरेंट होनी चाहिए। वन मतलब वन एलिमेंट, उसमें वन एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, हाँ जी सर, दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, कंपाउंड बना दिया। अब क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके बाद से बोला है यहाँ पे कि द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट उसमें ऐसा होगा जिसका डिफरेंट क्या होगा, मास होगा। आप देखो ध्यान से, एक एलिमेंट है, देखो कार्बन तो सिंपल मतलब सिंपल एटॉमिक मास है, इसके पास सिमिलर है, ठीक है मेरी बात समझ में, सिमिलर एटॉमिक मास है। बट देखो ऑक्सीजन का डिफरेंट एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का क्या है, डिफरेंट एटॉमिक मास है। क्लियर बात समझ में आ रही है। और वही चीज बोला है कि उसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट एटॉम मास होना चाहिए, उसका डिफरेंस मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन। फिर उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ दिस अदर एलिमेंट। क्या होता है, फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द सिंपल होल नंबर, मतलब स्मॉल होल नंबर। तो देखो ध्यान से, फिर हम दोनों को जो डिफरेंट मासेज है उसको यहाँ पे लिया और इसको सिंपल होल नंबर में, मतलब स्मॉल होल नंबर्स में या सिंपल होल नंबर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 ले सकते हैं। क्या लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, H2O है, दूसरा हमारे पास क्या है, एंड H2O है, H2O2 है। आप मुझे बताओ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, ऑक्सीजन सेम एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट मैंने बताया था कि सेम एलिमेंट होगा तो लॉ ऑफ मल्टीपर्पोर्शन फॉलो करेगा। लेकिन अगर आइसोटॉप्स होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टीपर्पोर्शन फॉलो नहीं करता है। डिफरेंट एलिमेंट होता है वो मल्टीपर्पोर्शन फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आपको बता दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे खेला क्या होगा इसका देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन लेंगे, H2 लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे। अच्छा मैं आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। क्या करना है डायरेक्ट, आप समझो ध्यान से कि सर ये तो H2 और H2 हमारे क्या है, इसका एटॉमिक मास तो सेम ही होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। अरे इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, तो सेम एटॉमिक मास से कैंसिल आउट होगा। जो डिफरेंट एटॉमिक मास जिसका होगा उसमें जैसे होता है ना, बोला था दो एलिमेंट कंबाइन करेगा, दो एलिमेंट कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद से उसमें जो एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसा उसमें एलिमेंट होगा जिसका मासेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब उसके मासेस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, वो मासेस को क्या लिखोगे भाई, सिंपल होल नंबर्स में आपको उसको लिखना है। तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आया, रेशियो बना दिया, ऑक्सीजन O2 आ गया। डिफरेंट मासेस कैसे होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 32 होगा। याद रखना, इसको कैंसिल आउट अगर मैं कर रहा हूं मैं तो कितना मिलेगा, 1:2 मिलेगा। ये हमारा पास क्या हो गया, सिंपल होल नंबर्स में हो गया, सिंपल होल नंबर्स में हो गया। इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ मल्टीपर्पोर्शन। क्या बोलेंगे, लॉज ऑफ मल्टीपर्पोर्शन, मतलब एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपर्पोर्शन। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। 3 लॉज समझाएं, तीनों लॉज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से पढ़ते रहना, सीखते रहना, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट पे आते हैं।
इसके बाद से आता है गेज लुकास लॉ, ठीक है, बात समझ रही है, मतलब गेज लुकास लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखना, गेज लुकास लॉ जो होता है, गेज लुकास लॉ, ये हमेशा क्या होता है बेटा, गैसेस के लिए फॉलो किया जाता है। ये गैस के लिए वैलिड है, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है सिर्फ। क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं, बोल रहा है क्या, इट स्टेट दैट व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट्स their volume simple whole numbers ratio constant temperature and pressure। बोला है जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कांस्टेंट उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, मेरी बात समझ लो, यहाँ पे भी एक कंटेनर हमने ले लिया, इस कंटेनर में क्या गया, H2 डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, यहाँ पे NH3 डाल दिया, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि ये जो होगा ये हमारा कांस्टेंट जो होगा भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा, और साथ में कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। अब इसमें गैसेस डाल रखा है, क्या इसमें H2 गैस डाल रखा है, इसमें N2 गैस डाल रखा है, इसमें NH3 गैस डाल रखा है, ठीक है ना, ये गैसेस फॉर्म में ये भी दिया हुआ है, ये गैसेस फॉर्म में डाल दिया हमने। डालने के बाद से क्या हुआ कि हाँ बोला है कि इसका जो वॉल्यूम आएगा, मतलब सेम रेशियो, मतलब सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा वो एक सिंपल होल नंबर्स में लिखा जाएगा। फिर से समझो क्या बोल रहा है, क्या बोला, सुनो ध्यान से, देखो मैं 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, समझना मेरी बात ध्यान से। कहना ये चाहता है कि जो इसका वॉल्यूम होगा, जो इसका क्या होगा, जो इसका अरे यार क्या काम है, जो इसका वॉल्यूम होगा, समझो मेरी बात ध्यान से, क्या कहना चाहता हूं, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए, जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, H2 इसमें डाल दिया हमने, N2 डाल दिया, NH3 डाल दिया, बैलेंस हमने कर दिया, 3 मोल आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल आ गया, ठीक है, मेरी बात समझ ली, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो बैलेंस हमेशा रहना चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन गलत हो जाएगा। अब क्या होगा कि बोल रहा है क्या, जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, अगर इसमें हम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर देते हैं तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम आर द सिंपल होल नंबर्स में जो वॉल्यूम इसका होगा, जैसे मान लो कि H2 दे दिया, N2 दे दिया, NH3 दे दिया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर्स में रहेगा, सिंपल होल नंबर्स में रहेगा। तो देखो ध्यान से, इसका नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा जितना नंबर ऑफ मोल्स है, जितना नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 3 वॉल्यूम, 3 मोल ऑफ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 3, इसके पास वॉल्यूम कितना है, 1V है, इसके पास कितना है, 2V है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जितना जो एस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, ये एस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बेटा, ये क्या होता है, एस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे चल के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, बस इतना याद रखना कि जो सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, जो एलिमेंट के सामने होता है, क्लियर। तो ये कितना है, 3 मोल दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल दिया हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या है, 2 मोल है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स होता है उतना ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम लिख दिया। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका क्या होता है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का है, और अमोनिया का 2 वॉल्यूम है, तो इसको हम सिंपल होल नंबर्स में लिखेंगे। तो वॉल्यूम आर सिंपल होल नंबर, क्या लिखेंगे, सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर क्या होगा, सिंपल होल नंबर, तो होगा यहाँ पे 3 रेशियो 1 रेशियो, और क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, देख लो फटाफट देख लो, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है बहुत कुछ, लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं जिससे आपका क्या करूं, क्वेश्चंस लगा पाऊं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद से एक क्वेश्चन आ गया इसके तौर पे, यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लेन करूंगा आने वाले टाइम में। इक्वल मोल्स ऑफ H2 और N2 हैव सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है, क्या, देखो ध्यान से, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 है, इसका मतलब इसका सेम वॉल्यूम होगा, क्या होगा, सेम वॉल्यूम होगा, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होगा, ठीक है, तो ये इसका मतलब असर्शन तो क्या है, सही है। रीजन क्या बोल रहा है, ए मोल ऑफ गैसेस STP अकर द 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ये भी सही है। देखो याद रखना, STP हम बताएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, याद रखना। यहाँ पे STP का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है, बस में मारिए। इसमें हमारा प्रेशर 1 atm भी आता है, क्या आता है, प्रेशर
1 atm भी आता है। 1 atm क्या होता है? प्रेशर आता है। इसमें किसके लिए वैलिड होता है? 1 मोल के लिए वैलिड होता है, 1 मोलरिटी या फिर 1 मोल के लिए। आगे चल के आपको समझाया जाएगा चीजें। तो 1 मोल ऑफ गैसेस, 1 मोल ऑफ गैसेस में कितने वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं? 22.4 लीटर प्रेजेंट होते हैं। ये कैलकुलेशन है बेटा, ऑलरेडी पहले से दिया होता है। जैसे एवोगाड्रो नंबर होता है वैसे इसको कैलकुलेशन होता है। तो ये रीजन सही है, बट एक दूसरे को क्या होता है? एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? ठीक है कि ए और आर इज ट्रू बट आर नॉट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहां तो समझ में बात आ गई। तो देखो फटाफट, देखो फटाफट आगे बात समझ में। नेक्स्ट इसके बाद से हमारे पास क्या है? लास्ट बचा बेटा एवोगाड्रोस लॉ। इसके बाद से हम आगे की क्लास में हम करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अभी क्लासेस बहुत सारी है फिजिक्स के, मतलब उसकी भी क्लासेस लेनी है। देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मतलब ये हमारा क्या है? 5वां आ गया एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या है भाई? समझो ध्यान से, ये बड़ा सिंपल सा है, तो साधारण सा इसको समझ लेना, बस साधारण सा है। क्या बोला? इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम एंड ऑल गैसेस दैट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain the equal number of moles and molecules। ये सर क्या है? चीजें समझ नहीं आई। देख बेटा, इसको तो बहुत सरल भाषा में, जैसे मान लो कि एक हमने कंटेनर ले लिया, यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर हमने यहाँ पे ले लिया, अच्छी बात है सर, ले लिया। इसके बाद से जो प्रोडक्ट बना उसका भी हमने क्या ले लिया? यहाँ पे कंटेनर ले लिया। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, ये O2 है, H2 है। बैलेंस पहले तो कर लो भैया, हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको बैलेंस कर दिया। क्लियर बात समझ में आ रही? अच्छा, अब याद रखना, जैसे इसमें मैंने डाल दिया 2H2 डाल दिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया? O2 डाल दिया, और यहाँ पे क्या डाला? 2H2O डाल दिया। और मान लो हमने ये बोला कि ये हमारा क्या होता है? 1 लीटर वॉल्यूम है। समझ मेरी बात ध्यान से, इसका वॉल्यूम कितना? 1 लीटर है। इसका भी वॉल्यूम कितना है? इसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। इसका भी 1 लीटर है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। समझो मेरी बात ध्यान से, 1 लीटर है। इसका भी वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। मैंने सबका वॉल्यूम क्या ले लिया? 1 लीटर ले लिया। मतलब वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, इक्वल वॉल्यूम। क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। सबका हमने इक्वल वॉल्यूम ले लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? सबका वॉल्यूम क्या ले लिया हमने? इक्वल ले लिया। अच्छा, क्या बोला इसके बाद से? अब इसमें इक्वल वॉल्यूम लेने के बाद बोला है सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर है और इसमें जो प्रेशर है, क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर सब में सेम दे रहे हैं। जितना टेम्परेचर मान लो T1 यहाँ दे रहे हैं, P1 यहाँ दे रहे हैं, उतना ही T2 टेम्परेचर देंगे, और क्या देंगे यहाँ पे? P2 टेम्परेचर। यहाँ पे भी T2 टेम्परेचर, और क्या देंगे? P2 टेम्परेचर देंगे। मतलब 1-1 कर देते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा? सब में 1-1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 1 में। क्यों? क्योंकि सिमिलर टेम्परेचर है। क्या है हमारे पास? सिमिलर टेम्परेचर है। T1 हो गया, P1 हो गया, इसमें भी हमारे पास T1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। जब सेम टेम्परेचर देते हैं और सेम प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसमें जो 1 लीटर, देखो वॉल्यूम भी सिमिलर होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर भी सब में सिमिलर होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो H2O2 का मॉलिक्यूल्स होंगे, हमेशा क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसके इक्वल क्या होंगे भाई? इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा वो क्या होगा? जितना मॉलिक्यूल्स इसका आएगा उतना ही मॉलिक्यूल्स इसका भी आएगा। इक्वल मॉलिक्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं? इक्वल मॉलिक्यूल्स आते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हो क्या होता है? जब दो एटम्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो H2 का जो मॉलिक्यूल्स होगा, O2 का मॉलिक्यूल्स होगा, और क्या होगा? H2O का मॉलिक्यूल्स होगा। सबका क्या होगा? मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा, सिमिलर होगा। जैसे इसका मान लो 5 मॉलिक्यूल्स हुआ, समझो मेरी बात ध्यान से, इसका क्या मॉलिक्यूल्स हुआ? 5 मॉलिक्यूल्स हुआ। तो इसका भी कितना होगा? 5 ही होगा। इसका भी कितना होगा? 5 मॉलिक्यूल्स। सबका मॉलिक्यूल सेम होगा। इसी को क्या बोलते हैं? हम एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एवोगाड्रोस लॉ समझ में आया किसको बोलते हैं? एवोगाड्रोस लॉ बहुत इजी कॉन्सेप्ट था कि हमारा क्या होता है? सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे जो एलिमेंट, जो कंपाउंड, जो रिएक्शन हो रहे हैं, उनके जो वॉल्यूम होंगे वो क्या होंगे? सबके इक्वल होंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे क्या होते हैं भाई? एवोगाड्रोस लॉ होते हैं। पांचों के पांच जो हमारे रिएक्शन होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने करा दिया है। साथ साथ में उसमें कुछ क्वेश्चन भी क्या किया है? प्रैक्टिस आपको करवा दिया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया? सारे प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए जो है क्लासेस इतना ही रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम क्लासेस को और क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। वैसे क्लासेस जैसे जिस टाइम पे मैंने बोला उस टाइम पे आपकी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।